नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास डिबेट शो मिलकर मांगेंगे जवाब। तो आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में पूरी तरह से फेल हो रहे स्वास्थ्य सिस्टम की। जी हाँ, सरकारी सिस्टम को संभालने में फेल हो रहे विभाग के मंत्री राजेंद्र शुक्ला अब जिस तरह से इस पूरे स्वास्थ्य विभाग को पायलट प्रोजेक्ट के तहत निजी हाथों में सौंपने जा रहे हैं, उसी को लेकर आज हम खास चर्चा करेंगे। क्योंकि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। सरकार के इस फैसले को अब विपक्ष ने लपक लिया है, विरोध करना शुरू कर दिया है। इसी मुद्दे पर खास चर्चा करेंगे, बहुतेरे सवाल पूछे जाएंगे, मिलकर जवाब मांगा जाएगा। लेकिन उससे पहले खास रिपोर्ट आप देखिए। मध्य प्रदेश में क्या डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल अपने स्वास्थ्य विभाग को संभालने में फेल साबित हो रहे हैं? या तो उनसे विभाग नहीं संभल रहा है या फिर उनका स्वास्थ्य विभाग में चल रहे सरकारी सिस्टम से विश्वास उठ गया है। ये ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब कैबिनेट की बैठक से निकलकर सामने आया। दरअसल स्वास्थ्य विभाग को संभालने में नाकाम साबित हो रहे राजेंद्र शुक्ल अब सरकारी अस्पतालों का निजीकरण कर रहे हैं। इसकी शुरुआत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों से की जा रही है। उनके इस फैसले को कैबिनेट ने बाकायदा मंजूरी भी दी है। अब प्राइवेट हाथों में होगी सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का हो रहा निजीकरण। रीवा, देवास, गुना के 18 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों से शुरुआत। सरकार के पास होगी दवाइयों, इंफ्रास्ट्रक्चर की जिम्मेदारी। प्राइवेट सेक्टर करेगा डॉक्टर, स्टाफ, संसाधनों की व्यवस्था। स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल की काबिलियत पर उठे सवाल। अब प्रदेश में हेल्थ सिस्टम का निजीकरण होना शुरू हो गया है। इसके लिए स्वास्थ्य अधोसंरचना प्रोत्साहन नीति 2026 को भी मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत अस्पताल खोलने वाले ट्रस्टों को जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं, उपकरणों के लिए भी अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए 5 मंत्रियों की एक समिति गठित की जाएगी। ये समिति तय करेगी कि ट्रस्टों को जमीन अलॉट करने के लिए क्या क्राइटेरिया होगा और इसके संबंध में अन्य सुझाव भी सरकार को दिए जाएंगे। कई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में जो 20 बिस्तर से ऊपर के हैं, उनमें डॉक्टरों की व स्टाफ की कमी देखी गई है। जो विशेषज्ञ डॉक्टर मिलना चाहिए वो उपलब्धता नहीं है। तो इस बार एक निर्णय लिया गया है कि 3 जिलों में रीवा, देवास और एक और जिला हो रहा है, जिसमें तीनों जिले के अंदर यह 8 सामुदायिक केंद्रों को निजी तौर पर संचालन करने के लिए दिया जाएगा। यह एक नई नीति ला करके 8 पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आज स्वीकृति दी गई है कि उनमें निजी व्यक्ति पूरा संसाधन लाएंगे, डॉक्टर, स्टाफ और वो सारे उनके रहेंगे। संपत्ति मध्य प्रदेश सरकार की रहेगी और दवाइयों की उपलब्धता मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की जाएगी। प्रदेश के हेल्थ सिस्टम के निजीकरण को लेकर विपक्ष ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। साथ ही इसके पीछे एक बड़ी सोची समझी साजिश करार दिया है। विपक्ष का कहना है कि अब प्राइवेट संस्थाएं भी सरकारी व्यवस्थाओं की दम पर आम जनता को लूटेगी। मोहन यादव जी एक ही काम में शिवराज सिंह जी से आगे निकले, स्वास्थ्य विभाग के सारे सिस्टम को बेचने में। पहले इन्होंने जिला अस्पताल, प्राइवेट हॉस्पिटल को एक तरह से 30 साल के लिए ऊपर से पैसे लेकर सुपुर्द कर दिए। सरकार का या स्वास्थ्य विभाग का कोई भी फायदा नहीं हुआ। अभी शुरुआत की 3 जिलों की स्वास्थ्य केंद्रों को, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को निजी हाथों में पीपीपी मॉडल में देना, इसका मतलब है कि स्वास्थ्य को और महंगा करना, गरीब की पहुंच से स्वास्थ्य और दूर चला जाए। आज ही अगर एक बुखार आ जाए तो लाडली बहना 3 महीने की उसमें चली जाती है बुखार उतारने में। 5,000 से कम में नहीं उतरती है बुखार। फिलहाल 5 मंत्रियों की जो कमेटी बनाई गई है, उसमें मंत्री राजेंद्र शुक्ला, राकेश सिंह, चैतन्य काश्यप, नरेंद्र शिवाजी पटेल और राधा सिंह को रखा गया है। लेकिन सवाल ये कि क्या स्वास्थ्य विभाग और विभागों के मंत्री राजेंद्र शुक्ला क्या हेल्थ सिस्टम को सरकारी दम पर चलाने में फेल साबित हो रहे हैं? क्या निजीकरण ही सरकार के पास एकमात्र विकल्प है? इससे प्रदेश की आम जनता को क्या हासिल होगा, या फिर इसके पीछे किसी का हित छुपा हुआ है? ऐसे अनगिनत सवाल हैं जो हर कोई जानना चाहता है। मनोज राठौर, BSTV भोपाल। तो पूरी रिपोर्ट को आपने देखा, समझा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। प्रियंका दुबे हमारे साथ जुड़ चुकी हैं,
बीजेपी प्रवक्ता हैं। इसके अलावा अंबिका शर्मा कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर शिशिर उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रियंका जी, सबसे पहला सवाल, जिस तरह से विपक्ष अब इसको लेकर सवाल उठा रहा है, क्या सरकार, सरकारी सिस्टम, स्वास्थ्य विभाग, इसको लेकर जो सवाल उठे, स्वास्थ्य विभाग की जो व्यवस्थाएं हैं, अलग अलग अस्पतालों में हम देख रहे हैं डॉक्टर्स की कमी है, दवाइयों की कमी है, अब सरकार निजी हाथों में स्वास्थ्य विभाग को सौंपने की तैयारी कर रही है। क्या इसके पीछे वजह है, क्या मोटिव है, किस विजन के साथ आप इस पायलट प्रोजेक्ट को शुरू करने जा रहे हैं? नमस्कार, समस्त दर्शक और पैनल को प्रणाम करते हैं। सरकार सदैव सर्वस्पर्शी सर्वसमावेशी होती है और कोशिश सरकार की वही होती है कि जितना ज्यादा जनता के लिए सुलभता से उस सुशासन के जो भी व्यवस्था है वो जुटाई जा सके, उसके साथ सरकार को चलाया जा सके। कोई भी सरकार हो, वो ये निर्णय कदापि नहीं लेना चाहते जिससे कि सरकार का खुद का भी हित उसमें संरक्षित ना हो या उससे जनता किसी भी तरीके से लाभान्वित ना होती हो। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा आयुष्मान भारत योजना को लाया गया, जो लोगों के लिए पहले एक दुर्लभ, ये कह सकते हैं कि असंभव सा प्रोजेक्ट लगा करता था। आज मध्य प्रदेश की 9 करोड़ की जनसंख्या है और जिसमें 4 करोड़ की करीब आयुष्मान कार्ड धारक लोग हैं, जिसमें 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज है और 4 करोड़ में से करीबन 1 करोड़ 8 लाख लोगों से ज्यादा लोग आज आयुष्मान भारत योजना से लाभान्वित हो चुके हैं। आप जाकर के ग्राउंड रिपोर्ट उनसे पूछिए जिनके लिए 5 लाख रुपए का इलाज करवा करके वो किस तरीके का महसूस करते हैं। एक रिपोर्ट उसके ऊपर भी होनी चाहिए। तो स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में और लाभार्थियों की जो व्यूज है वो निकल के निष्पक्ष तौर पे आ पाएंगे। इसके बाद मैं बात करती हूँ प्रधानमंत्री जन औषधि के मामले में। ऐसे बहुत से घर हैं जिनके घर में 2 से 3 बुजुर्ग हैं या नॉर्मली 50+ एज के लोग हैं। अगर मैं बात करती हूँ मेडिसिन में, नॉर्मली बीपी, शुगर, थायराइड, ये कॉमन आज की डेट में समस्याएं हो गई है और जिनकी मेडिसिन का अगर खर्चा एक आम आदमी की जब पॉकेट के ऊपर पड़ता है तो तकरीबन 7 से 8 हजार रुपए का मासिक, अगर हम बात करें, बिल इन्हीं मेडिसिन का बन जाता था। आज प्रधानमंत्री जन औषधि के माध्यम से और जेनेरिक मेडिसिन के माध्यम से आज आप देखिए ये मुश्किल से 1000-1200 रुपए तक में आकर के सीमित हो गया है। तो ये लाभ सीधे जनता को पहुंचा है। ये वो जनता है जो ना कांग्रेस ही है ना वो भाजपा ही है, ये बस आम जनता है। ये स्वास्थ्य सुविधाओं में लाभ हुआ है। अब आती है पीपीई मॉडल की बात जी। हमारा कोशिश ये है कि हम जनता को जल्द से जल्द त्वरित लाभ दे सके, जिससे वो लाभान्वित हो सके, उसका बेनिफिट उठा सके। अगर पीपीई मॉडल के माध्यम से निजीकरण प्लस सरकारी नियंत्रण के माध्यम से, जिसमें नियंत्रण तो गवर्नमेंट का ही रहना है पूरी तरीके से जी, और पारदर्शिता भी बनी रहनी है, क्योंकि निजीकरण है तो पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, हर चीज में ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से सारी चीजें होती है। आप देख सकते हैं बैंगलोर में, कर्नाटक में जहां पे खुद कांग्रेस की गवर्नमेंट है, वहां पर नारायणा हेल्थ केयर करके जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा, उसकी फैसिलिटीज को लेकर के लोग बेनिफिशियरी बताते हैं, वो पीपीई मॉडल पे काम कर रहा है, जिसको लेके हम पूरे देश में कह सकते हैं कि नारायण हॉस्पिटल सबसे अच्छा है। तो आज अगर उसको ग्राउंड लेवल पे उन सब चीजों को अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपत्ति क्यों है? बिल्कुल। तो जिस तरह से स्वतंत्र देव सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, उनके पास मैं आता हूं। स्वतंत्र जी, सरकार का तर्क है कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए हम पायलट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, आम जनता तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचे, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है। कांग्रेस शासन में स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल थी। भाई साहब कहना हम ये चाहते हैं जी कि सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को देने से अपने हाथ पीछे क्यों खींच रही है। आप किसी भी देश की स्वास्थ्य सेवाओं को देखिए, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स की सेवाओं को देखिए, चाहे यूरोपियन सेवाओं को देखिए, हमें बंदा गुरु है। और ऐसी परिस्थिति में हेल्थ सर्विसेज पे सरकार अपने हाथ पीछे खींच रही है। ये करदाताओं का या टैक्स पेयर्स का पैसा जा कहां रहा है? मध्य प्रदेश का जो हेल्थ बजट है वो 23,000 करोड़ रुपए का है, तो ये प्राइवेट कंपनीज की पैसा की क्यों चुन रही है मध्य प्रदेश सरकार? यहां पर यह साफ साफ दिखाता है कि करदाताओं के पैसे से सिर्फ हमें विधायक खरीदना है, टैक्स पेयर्स के मनी से सिर्फ मुख्यमंत्रियों की और सरकारी विज्ञापनों में खर्चा देना है और अपनी पीआर को मजबूत करना है। लेकिन स्वास्थ्य सेवाएं या शिक्षा सेवाएं देने की जब बात आती है तो वो सब कुछ ढोल दो प्राइवेट कंपनीज पर। तो ये प्राइवेट सेवाएं ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर शोषण करने के अलावा और कुछ नहीं देंगी, कुछ भी नहीं करेंगी।
नेशनल हेल्थ पॉलिसी, इस पर यह बात कही गई थी कि हमें अपना हेल्थ बजट जो है वो करीब करीब 6% ऑफ जीडीपी बढ़ाकर ले आना है। राष्ट्रीय स्तर पर बता रहा हूं, आज की डेट पे वो 2.5% पर है। तो ऐसे में स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो लगातार निजीकरण का हो रहा है। इसका मतलब सीधा सा है कि सरकार को स्वास्थ्य सेवाएं देने से कोई मतलब नहीं है। प्राइवेट वाले जाएं, लूटे खसोटे और उसके बदले में सरकार को कुछ पैसे दें और उससे सरकार जो है विधायक खरीदे, राज्यसभा का नामांकन रद्द करवाए और अपनी पीआर के जरिए अपनी इमेज को चमकाए, और कोई उद्देश्य सरकार का नहीं है। बिल्कुल। शिशिर जी, आपसे समझना चाहेंगे, सरकार ने जो पूरा फैसला लिया स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर, आप किस तरह से देख रहे हैं? सरकार का तर्क है कि व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए हम ये कदम उठा रहे हैं, विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है। देखिए, बड़ा वाजिब सवाल है आपका, और मुझे ऐसा लगता है कि ये दुर्भाग्य है जब सरकार खुद कहे कि पारदर्शी बना रहे हैं के लिए कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि सरकार का तंत्र पर से भरोसा उठ गया है। उसे नहीं लगता कि उसकी जो गवर्नमेंट है और उसके जो अस्पताल है वहाँ पारदर्शी व्यवस्था है। आप एक कारण पूछ लीजिएगा अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कि क्या सरकारी नौकरशाह, मंत्री, विधायक कभी भी सरकारी अस्पतालों में इलाज कराते हैं क्या? वहाँ आम जनता जाती है, और अब आप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को भी निजी हाथों में दे देंगे, जहां उन्हें उम्मीद रहती है कि उन्हें बुखार की दवाई मिल जाएगी, जहां उन्हें उम्मीद रहती है कि उन्हें बीपी की टैबलेट मिल जाएगी। ये सारी दवाएं और अगर टेस्ट वहां हो जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं आम आदमी के लिए बहुत बड़ी राहत होती थी। लेकिन निजी हाथों में देने का फिर एक काम और किया जा सकता है, राजेंद्र शुक्ला जी को भी हटा के किसी नए उद्योगपति को दे दिया जाए स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा। क्योंकि अगर स्वास्थ्य मंत्री अक्षम है, असफल है, वो नहीं कर सकते, आपको आश्चर्य होगा कि अगर सिरप पी के मर जाते हैं, एक चेहरे पर शिकन नहीं आती स्वास्थ्य मंत्री के। अगर वहां पर आग लग जाती है सरकारी अस्पताल में, वहां बच्चे मर जाते हैं, एक चेहरे पर शिकन नहीं आती है। जिम्मेदारी किसकी है? अगर पारदर्शिता लाना चाहते हैं तो सबसे पहले रिजाइन कर देना चाहिए स्वास्थ्य मंत्री को, क्योंकि वो नहीं है इस लायक कि स्वास्थ्य विभाग को संभाल सके। अच्छा काम कर रहे हैं डॉक्टर मोहन यादव, अगर उनकी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है तो उस पर बट्टा क्यों लगा रहा है स्वास्थ्य विभाग? अगर जिस तरीके से पूरे डॉक्टर मोहन यादव के कार्यकाल में देख लिया जाए तो सबसे ज्यादा अगर नाक कटवाई है सरकार पर आक्षेप लगे तो स्वास्थ्य विभाग के कारण, चाहे कहीं का भी प्रकरण हो। अब उन्होंने रीवा के अस्पताल को चुना है जहां के स्वास्थ्य मंत्री हैं, वहीं व्यवस्था नहीं है, तो कैसी पारदर्शिता होगी? ये तो शर्म आना चाहिए, स्वास्थ्य मंत्री को शर्मिंदा होना चाहिए कि वो अपने ही सरकारी अस्पताल में, आप 20 सालों से सरकार में हैं, आप डॉक्टर नहीं दे पाए, प्रदेश के अस्पतालों में शिक्षक नहीं दे पाए, तो ये, और अब आप कहें पारदर्शिता की। अरे पारदर्शिता तो होती अगर सरकार नियंत्रण करती, निजी हाथों में काहे की पारदर्शिता? गुंडागिर्दी बढ़ जाती है। ये जो हमारी आदरणीय बहन जो उदाहरण दे रही थी, नारायणा अस्पताल बहुत अच्छा चला रहा है, ये सिर्फ राजेंद्र शुक्ला जी के लिए चला रहा होगा। राजेंद्र शुक्ला जी मुंबई चले जाएंगे इलाज कराने, दिल्ली चले जाएंगे, अमेरिका चले जाएंगे, आम आदमी कैसे पहुंच पाता है वहां पे? आम आदमी प्राइवेट अस्पतालों में सिर्फ कटने जाता है, सिर्फ लूटने जाता है, और आप प्राइवेट हाथों में ही दे रहे हैं। ये तो बहुत आश्चर्यजनक है। ये मुझे ऐसा लगता है कि इसमें शर्मसार होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी के इतने शानदार काम, अच्छे काम, हर क्षेत्र में वो रात दिन मेहनत कर रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग सबसे ज्यादा सरकार की छीछा लेदर करा रहा है। बिल्कुल, बड़े महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाए हैं। प्रियंका जी, क्या वाकई में स्वास्थ्य विभाग को नहीं लग रहा है कि उसकी व्यवस्थाएं बदहाल हो चुकी है? क्या स्वास्थ्य विभाग ये जिम्मा नहीं संभाल पा रहा है? उस वजह से हम प्राइवेट का रुख कर रहे हैं, निजीकरण का रुख कर रहे हैं। और शिशिर जी ने जो सवाल उठाए हैं उनका भी जवाब दीजिए कि कितने पॉलिटिकल लीडर्स, कितने ब्यूरोक्रेट्स और कितने सुपर रिच क्लास के लोग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, अस्पताल में इलाज कराने जाते हैं। आम लोग जिनके पास पैसा नहीं है, जो 2 जून की रोटी के लिए तरसते हैं, जब बीमार होते हैं तो वही लोग इन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचते हैं। शायद मैं शिशिर भाई एम्स का नाम भूल गए। जिन एम्स के ऊपर ही भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किया है उनकी भी संख्या बढ़ाई है, और वो भी सरकारी प्रोजेक्ट में ही आते हैं। तो और जहाँ तक कि पूर्व प्रधानमंत्री हो चाहे वर्तमान के एम्स में ही अपना ट्रीटमेंट कराते हैं। समस्या उनको होनी चाहिए जो कि एम्स में अपना ट्रीटमेंट कभी नहीं कराते। उनकी राजमाता भी दूसरी जगह जाती है तो उनको दूसरी पे विश्वास होगा, पर हमें तो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट पे विश्वास है।
दूसरी चीज, मेरे भाई ने बात करी तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बहुत सारे ऐसे उदाहरण देख करके बताया था कि अगर हम प्रधानमंत्री जन औषधि देख लें या और भी ऐसे प्रोजेक्ट जिनके माध्यम से जो आम जनमानस है वो लाभान्वित हो रहा है, तो जनता तक ही वो बेनिफिट जो पहुंच रहे हैं वही सामुदायिक। और ये शायद जो आपने प्रोजेक्ट जिसमें तैयार हो रहा है, जिसमें गवर्नमेंट के इक्विपमेंट्स, मेडिसिन की सप्लाई और दूसरी फैसिलिटीज ये गवर्नमेंट के हाथ में रहने वाली है। तो जो इनकी चिंता है शिशिर भाई की कि जो आम जनता को जो दवाइयां मिल जाती थी सस्ते दामों पे या मुफ्त में, तो वो तो अभी भी पीपी मॉडल के बावजूद भी जो है वो तो जनता सरकार के हाथ में ही रहनी है। तो जनता तो लाभार्थी फिर भी रहेगी, परंतु प्रोजेक्ट तो फास्टली वक्त कर सके। और जैसा हमने कहा कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे कि अगर पहले अभी कुछ डिस्ट्रिक्ट में देखा जा रहा है, उसके बाद उसको आगे भी अप्लाई किया जाएगा। तो अभी इनिशियली किसी चीज को रिजेक्ट कर देना या नेगेटिव पॉइंट प्रोस्पेक्ट्स पे देखना मेरे ख्याल से वो गलत होगा। परंतु जिस तरीके से स्पष्ट किया गया है कि जमीन गवर्नमेंट की है, बिल्डिंग जो गवर्नमेंट की रहेगी, मेडिसिन की सप्लाई गवर्नमेंट की रहेगी, स्पेशल इक्विपमेंट्स और फैसिलिटीज गवर्नमेंट के रहेंगे, तो पूरी तरीके से सिस्टम जरूर है। लेकिन उसका मैनेजमेंट या अगर हमसे कहे जो दूसरी फैसिलिटीज है उनको अगर निजीकरण के हाथों में देकर के, और आउटसोर्सिंग तो दूसरे डिपार्टमेंट में भी हो रही है, तो इसमें इतना ज्यादा परेशान और इतना ज्यादा बौखलाने की जरूरत क्या है। दूसरी चीज, आप मेरे बड़े भाई ये शायद भूल गए, जो मेरे नारायणा हेल्थ केयर की बात है, वहाँ गवर्नमेंट हमारी नहीं कांग्रेस की है और वो वहाँ की फैसिलिटीज को लेकर के हमेशा अपनी छाती चौड़ी करते हैं। इसलिए मैंने ये सवाल खड़ा किया था कि अगर पीपीई मॉडल वहां स्वीकार किया जा सकता है तो मध्य प्रदेश में आकर के वो अस्वीकार क्यों हो जाता है। तो उसके ऊपर मैं इनका विचार जानना चाहती थी कि कांग्रेस विरोध क्यों कर रही है। अगर अपने तो फिर अगर विरोध करना है तो सबसे पहले वो अपने प्रदेश में करना शुरू करे जहां उनकी खुद की शासन है, पर वहां पे स्वीकार्य है, पर मध्य प्रदेश में आकर के अस्वीकार्य हो जाता है। तो ये दोहरी मानसिकता थोड़ी सी मुझे समझ में नहीं आती। परंतु जो शिशिर भाई की समस्या है, सरकार ने पहले ही ऐसे विद्युत चलों की बातों पे शायद हो सकता है शिशिर भाई ने पहले ही सरकार के सामने पक्ष रख दिया हो, तो सरकार ने पहले भी जो उनकी चिंता है उनको ध्यान में रखते हुए वो सेक्टर्स अपने हाथ में रखे। बिल्कुल स्वतंत्र जी, कांग्रेस शासित राज्यों का मॉडल अगर बीजेपी राज्यों में हो रहा है, अडॉप्ट करना चाहती है सरकार, तो इस पर आपत्ति क्यों? दूसरा सवाल ये कि सरकार ने जो फैसला लिया है पायलट प्रोजेक्ट का, उसमें एब्सोल्यूट कंट्रोल सरकार के हाथ में रहेगा, व्यवस्थाएं नहीं बिगड़ेंगी। अच्छा जी भाई साहब, मैं सबसे पहले कुछ कांग्रेस शासित राज्यों के बारे में बात करना चाहूंगा। वो विकसित राज्य माने जाते हैं, कर्नाटका, तेलंगाना, ये विकसित राज्य माने जाते हैं। अगर मैं मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय के बारे में बात करूं तो मध्य प्रदेश की जो प्रति व्यक्ति आय है वो पूरे भारत में अगर सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को मिला लिया जाए तो 28वें स्थान पर है भाई साहब। 28वें स्थान पर मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय है, कुल 30, 32, 35 केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों को मिला लिया जाए तो। इसके अलावा मध्य प्रदेश में करीब करीब 1/4 यानी 21-22% के आसपास जो आबादी है वो ट्राइबल है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 70% आबादी अपने खेती पर डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। ये दिखाता है कि हाउ पुअर वी आर। अब इस परिस्थिति में आप सारी की सारी सरकारी सेवाओं को निजी हाथों में सौंप रहे हो, जो सिवाय शोषण करने के, सिवाय आपसे एक बहुत महंगा शुल्क वसूल करने के कुछ नहीं करेंगे। कुछ और डेटा सुनिए भाई साहब। शिशु मृत्यु दर में मध्य प्रदेश नंबर 1, मातृ मृत्यु दर में मध्य प्रदेश नंबर 1, कुपोषण में मध्य प्रदेश का नीचे से पहला स्थान। ऐसे में सरकार की प्राथमिकता तो देखिए आप, सरकार की प्राथमिकता स्वास्थ्य सेवाओं को, स्वास्थ्य ढांचा को, स्वास्थ्य की जो आधारभूत संरचना है उसको मजबूत करने के बजाय अपने उत्तरदायित्व से सिर्फ और सिर्फ पल्ला झाड़ने की दिख रही है और कुछ नहीं दिख रही। भाई साहब, भारत का जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर का मतलब यह होता है कि कितने परसेंट सरकार खर्चा कर रही है और कितना परसेंट हम जेब से खर्चा कर रहे हैं। करीब करीब मध्य प्रदेश में जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है, इंडिया में जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो 40% के आपके आसपास आ रहा है। यूएसए में 8% है। यूएसए में 8 से 9% का मतलब ये होता है 92% वहां पर सरकार खर्चा करती है और 8 से 9% सिर्फ और सिर्फ सरकार खर्चा करती है। इसके अलावा साउथ अफ्रीका और ब्राजील जैसे अगर डेवलपिंग कंट्रीज को देखेंगे तो वहां पर भी 12 से 15% निजी खर्च होते हैं और 85% जो है सरकार खर्चा करती है। ऐसे में चले विश्व गुरु बनाने भाजपाई हमारे देश को, स्वास्थ्य सेवाओं को निजी हाथों में सौंप कर शोषण करवाने का, और ये चले हमारे देश को विश्व गुरु बनाने के लिए। इन्हें कुछ नहीं करना, विधायक खरीदना है, पार्टियां तोड़नी है, बाकी सब निजी हाथों में सौंप देना है बस। शिक्षा निजी हाथों में, स्वास्थ्य निजी हाथों में, हमें तो सिर्फ पार्टियां तोड़नी है, लोकतंत्र का विध्वंस करना है और सिर्फ भाजपाइयों को मजे मारना है और कुछ नहीं करना। देश ये जितने इस प्रकार के स्टेप उठाना चाहते उठा ले। देश एक क्रांति के दहलीज पर खड़ा है भाई साहब।
देश एक क्रांति के दलित पे खड़ा है कि जितने इस प्रकार के स्टेप्स उठाएंगे जनता में और अनपॉपुलर होंगे, और देखते जाइएगा और उठाएं इस प्रकार के स्टेप्स शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के। जितना ये शिक्षा और स्वास्थ्य को अगर ये सेकेंडरी बना सकते हैं, जितनी लो प्रायोरिटी इश्यूज बना सकते हैं, आप देखिएगा बस आने वाले 3-4 सालों में जनता कैसे इन भाजपाइयों से, इन शोषणकारी और दमनकारी भाजपाइयों से जवाब कैसे मानती है। शिशिर जी, एक बात आपसे समझना चाहते हैं, क्या अब हम इस दिशा में बढ़ चुके हैं कि सरकार, ये मध्य प्रदेश की बात नहीं है, अलग अलग राज्यों में आप देखिए कि सरकार अपनी जवाबदेही से, जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की दिशा में आगे बढ़ चुकी है। कॉरपोरेट्स, पूंजीपतियों का कब्जा हो रहा है कि ऐसी परिस्थिति बन रही है हेल्थ सिस्टम पर। दूसरी बात यह कि आप अभी हाल ही में देख ली नीट पेपर को लेकर किस तरह से हल्ला बोल मचा। जिन डॉक्टर्स को वेल फिक्स्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, वेल ट्रेंड मैन पावर की ज़रूरत होती है पूरे हेल्थ सिस्टम में, वो भी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में हैं। तो आप क्या देख रहे हैं आगे भविष्य में हेल्थ सिस्टम को? देखिए, पूरी तरह से सिस्टम कोलैप्स हो चुके हैं। आज आश्चर्य होगा आपको, नीट की आपने जो बात की है, नीट में जो कुछ हुआ, आप सोचिए कि एक छोटे से बच्चे ने जो प्रेजेंटेशन दिया संसदीय समिति के सामने, और उस प्रेजेंटेशन में चुप हो गए, इनको चुप होना पड़ा। लेकिन वहां के मंत्री ने रिजाइन नहीं किया, बोले हमारे यहाँ परंपरा नहीं है रिजाइन करने की। यही बात मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य मंत्री के साथ इतने बड़े बड़े जो घपले घोटाले जुड़े रहे। आप अभी दमोह का मामला देख लीजिए, लंबे समय से फर्जी मार्कशीट पे डॉक्टर नौकरी कर रहे थे और उनका खुलासा होता है, एक शब्द मुंह में दही जम जाता है, नहीं बोला जाता। निजी हाथों में देने के कारण आप अगर ये कह रहे हैं कि पारदर्शिता लाना है, तो ये पारदर्शिता दमोह में थी क्या? ये पारदर्शी किसने भर्ती किया था? 20 साल से किसकी सरकार है? 20 साल से अगर सिरप आ रहा है, जहरीला सिरप आ रहा है और उसको पी के लोग मर जाते हैं, और उसको मरने के बाद उसमें स्वास्थ्य मंत्री का नाम जुड़ता है, तो आपके मुंह में दही जम जाता है। आप कहते हैं, मैं तो कांग्रेस के हमारे मित्र को भी कहना चाहता हूं कि ये फालतू की बातें आप कर रहे हैं, ये कोई क्रांति अंति नहीं आना है। पहले आप घर के विभीषण ठीक कीजिए। आपके जो दिग्गज लोग हैं ना, वो सब मिले हुए हैं, सारे सत्ताधारी दल की मलाई खा रहे हैं, सब बैठ के मजे कर रहे हैं। कार्यकर्ता लड़ता है, मरता है कि हेमंत खंडेलवाल जी प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इशारा भी किया था कि आपके ही आदमी लेके आए थे सारी कमियां, आपके ही दिग्गज नेता ने ये सब कुछ रचा था, तो उसमें कोई भाजपा का हाथ नहीं है, या भाजपा के विधायक नहीं खरीदे गए। आपको ये गलतफहमी है, आपके ही विधायक गए थे वहां पे, और आपके उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री कहते थे चलो चलो, वो किसी मंत्री विधायक से बात ही नहीं करते थे। तो सबसे पहले घर में झांकिए। आरोप लगाना बहुत अच्छा है, लेकिन आपकी पूरी तरह से आपके यहाँ ही लोकतंत्र खत्म हो गया, सिस्टम खत्म हो गया है। आप लोग पहले कांग्रेस को सुधारिए, विपक्ष की स्थिति में आप है ही नहीं अभी। प्रियंका जी, एक सवाल है, एक आम छात्र को पढ़ाई करने के लिए, MBBS के लिए लाखों रुपए की फीस चुकानी पड़ती है, उसके बाद शिक्षा व्यवस्था में डॉक्टर बनने के लिए परीक्षा होती है, पारदर्शी व्यवस्था नहीं मिल पाती है। अब ये अगर पायलट प्रोजेक्ट सफल होता है, जिन अस्पतालों का आपने जिक्र किया था कि हम सस्ती दवाइयाँ देंगे, डॉक्टर आसानी से मिल जाएंगे, तो क्या प्रदेश भर में इसको आप लागू करेंगे क्या? डेफिनेटली, मैंने जैसे स्पष्ट कहा कि हमारी सरकार तानाशाही सरकार कभी नहीं रही है। जिन निर्णयों को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे स्टार्टिंग में आप खुद इस बात को प्रैक्टिकली समझ सकते हो, शिशिर भाई भी इस बात को समझेगी क्योंकि बहुत बड़ा उनका पत्रकार के तौर पे अनुभव रहा है। तो हमने भी कुछ जिलों में इस चीज को अप्लाइड किया है। अगर वो वहां पर सक्सेसफुल रहता है तो डेफिनेटली इससे पूरा प्रदेश लाभान्वित होगा। परंतु अगर इसमें कुछ त्रुटियां नजर आती हैं या खामियां नजर आती हैं, उनको रेक्टिफाई करके फिर पूरे प्रदेश को इससे लाभान्वित किया जाएगा। और मैं फिर से ही बात को दावा करती हूँ कि मैं नहीं कह रही हूँ, ये मेडिकल टूरिज्म के आप उठा करके भारत के कितने ही प्रोजेक्ट देख लीजिए, जिनमें फ्रेंच के जो अगर ब्लॉगर्स हैं, उन्होंने आके खुद का यहाँ पर अपना जो लाइपोमा को ठीक करवाया है, उन्होंने खुद ने सर्जरी का खर्च बताया कि बाहर 45 लाख था, वो यहाँ पे सिर्फ 45,000 समथिंग में कंप्लीट हो गया। ब्लॉगर एक विक्टोरिया करके जो फ्रेंच की यहाँ आती है, उन्होंने खुद ने सस्ती दवाएं खरीदी, उन्होंने खुद ने बताया कि हजारों के खर्चे दूसरी जगह हो रहे थे। तो भारत में सस्ता मेडिकल है, इस बात को आपको फैसिलिटीज को मानना पड़ेगा। आप अपनी छवि विदेशों में जाकर के बिगाड़ते हो, हमारे प्रधानमंत्री को गद्दार कहते हो और बाहर उसके लिए हम लोग एम्बेरसमेंट झेलते हैं। आज जो नफरत का वातावरण बाहर बना हुआ, उसके बाद में भारत में किस पर सरकार है और उसको चला पा रहे हैं, तो ये अपने आप में भी एक चुनौती है। आप इन सब चीजों को इनकार नहीं कर सकते। परंतु कांग्रेस, मैं शिशिर भाई की बात से इस बार पूरी तरह से सहमत हूँ कि वो लोग खुद ही कंफ्यूज है
और उनके कार्यकर्ता पूरी तरीके से फ्यूज्ड है। कहते हैं ना, कंफ्यूज नेतृत्व और फ्यूज्ड नेता, तो मिलकर के पूरा बेड़ा गर्क करे हुए हैं। लेकिन ये इस नफरत में ये भी भूल जाते हैं कि कहाँ कौन सी बात कहनी है। देश की बात देश में करिए और विदेश की बात विदेश में करिए, परंतु जहां तक स्वास्थ्य की बात है, मैं फिर ये बात कहूंगी। चलिए स्वतंत्र जी 10 सेकंड में आप जवाब दीजिए, क्लोजिंग कॉम्प्लीमेंट। जीतू पटवारी कह रहे हैं कि हम फैसले का विरोध करेंगे, आंदोलन करेंगे। 10 सेकंड में क्लोजिंग कॉम्प्लीमेंट। भाई साहब जीतू जी एक जुझारू नेता हैं और वो जन सरोकार की भावनाओं के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। इस पूरी की पूरी डिबेट का निष्कर्ष समझने की कोशिश करिए। जब जनता के सरोकारों की उपेक्षा की जाने लग जाए, जब जन सुनवाई एकदम नगण्य हो जाए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भाजपाइयों को या भाजपा की सरकार को इससे कोई मतलब नहीं। और ऐसा क्यों हो रहा है? जब सरकार चोरी से बनेगी, चुनावी तंत्र को मैनिपुलेट करके बनेगी, जब वोट चोरी से और ईवीएम को जला करके सरकारें बननी शुरू हो जाएंगी, तो भाई साहब जनता की सुनवाई आपकी और हमारी सुनवाई थोड़ी होगी। चलिए स्वतंत्र जी, समय की कमी है, चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। प्रियंका जी आप भी इस खास चर्चा में जुड़ी, शिशिर जी आप भी इस खास चर्चा में शामिल हुए। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। तो सरकार ने फैसला कर लिया है, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं आम जनता तक पहुंचाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत निजीकरण हम कर रहे हैं, लेकिन फैसले को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। फिलहाल देखना होगा कि स्वास्थ्य सिस्टम कैसे वेंटिलेटर पार आता है। चर्चा में इतना ही, नमस्कार।